हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो हमारे पास सबसे पहला सवाल है, ये सबसे पहला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? ये सबसे पहला सवाल हमसे बोल रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं ए एंड बी, इन पे एक पे चार्ज प्लस क्यू है और दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है। उनको हमने क्या रखा है, कुछ डिस्टेंस दूर रखा है। मान लो हमारे पास ये पॉइंट हमने ए बोल दिया और ये पॉइंट हमने यहाँ पे बी बोल दिया। यहाँ पर चार्ज क्यू रखा हुआ है और यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है। इनके बीच में सेपरेशन आर है, ओके। और इनके बीच में अभी जो फोर्स है किसी एक पॉइंट पर, किसी एक चार्ज पर, वो हमारे पास एफ है। तो क्या आप मुझे एफ की वैल्यू बता सकते हैं सर? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सिंपली बाई कूलम्स लॉ, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है सर, ये मैग्नीट्यूड की बात की गई है। हमसे बोला गया है कि अगर हमने 25% ऑफ चार्ज ए, अच्छा ए का 25% कितना, मतलब सर 25/100 इंटू क्यू, मतलब बेसिकली क्यू बाई 4। मतलब ए का जो Q/4 चार्ज है वो हमने B को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब इसे B में ऐड कर दिया। तो जो हमारे पास B पे चार्ज है वो कितना हो जाएगा सर? पहले तो माइनस क्यू था, अब उसमें क्या ऐड कर दो, Q/4 ऐड कर दो। तो बेसिकली QB कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास 3Q/4 विद अ माइनस साइन। अच्छा, और QA कितना हो जाएगा सर? A पे जो चार्ज है पहले Q था, अब उसमें से Q/4 माइनस हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3Q/4। अब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है एफ डैश, वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस चेंज किया है क्या हमने बच्चे? नहीं सर, डिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा सर? यहाँ आ जाएगा के, एक पे चार्ज है 3Q/4 और अगले पे चार्ज कितना है बच्चे? -3Q/4। अब ध्यान से देखो, माइनस हमारे पास बेसिकली हमने प्लस माइनस पहले भी इग्नोर किया था, चाहो तो माइनस साइन रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/16 KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर तो यहाँ भी आएगा ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो ये देखो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास? पहले वाला फोर्स, मतलब बाद में जो फोर्स है एफ डैश, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 9/16 एफ। एफ डैश इज इक्वल टू 9/16 एफ। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो बच्चों, हम इस सीरीज़ में क्या करने वाले हैं? हम इस सीरीज़ में मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। हम केवल कोई एक चैप्टर उठा के उसे कवर नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ कई सारे चैप्टर उठाएंगे। जैसे आप पेपर में देते हो, तो पेपर में क्या होता है, हमारे पास एक चैप्टर का सवाल तो आता नहीं है, हमारे पास कई सारे चैप्टर्स आते हैं, उन सबको सॉल्व करना होता है। तो हम इस पार्टिकुलर सीरीज़ को बोल रहे हैं मिक्स्ड प्रैक्टिस PYQ सीरीज़। इसमें मुझे भी नहीं पता कि अगला सवाल कौन सा आने वाला है। तो इसी श्रृंखला में मैंने आपको सबसे पहला सवाल ये कराया। यहाँ पर हमने एक नीट का 2019 का सवाल देखा। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल किस चैप्टर का आता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, आप ऑब्वियसली आप चाहें तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, इससे आपका ही बेनिफिट है। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन अ बुलेट इज़ गिवन बाई। अच्छा, एक बुलेट से हमने एक गन को फायर किया है, उस पर फोर्स दिया गया है 600 - 2 × 10⁵ ठीक है। F is the Newton and T in second. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. मतलब अगर हमारे पास ये गन है, ध्यान देना, जब यहाँ पे हमारे पास यहाँ से चला है, जैसे ही बैरल के बाहर तक पहुँचा ना, यहाँ पे इस पर फोर्स क्या हो जा रहा है बच्चे? 0 हो जा रहा है। अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो फोर्स 0 किस टाइम पे हुआ है? मैंने कहा हाँ सर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? मैंने कहा सर फोर्स को 0 रख दो यहाँ पे। देखो, फोर्स को 0 रखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये आ जाएगा 2 × 10⁵ × t। आपको वो टाइम मिल जाएगा। टाइम क्या आ जाएगा? 600 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵। तो यहाँ से आपको टाइम दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये आ जाएगा 300 ऑब्वियसली, और ये 10⁵ था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁵2 × 10⁻⁵। ऑब्वियसली बात है ना, 10⁵ ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो टाइम कितना आया? 3 × 10⁻⁻3। मतलब इतने सेकंड के बाद हमारे पास जो फोर्स है वो 0 हो गया। ये हमने टाइम निकाल लिया है। हमसे सवाल में पूछा क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज इम्पल्स। अब देखो बच्चे, एवरेज इम्पल्स क्या होगा? अगर आपसे एवरेज इम्पल्स की बात करी है तो एवरेज इम्पल्स होता है इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। अब देखो हमारे पास, ध्यान देना, क्या हमें फोर्स मालूम है? मैंने कहा हाँ सर फोर्स मालूम है। फोर्स का हमें इक्वेशन दिया है क्या सवाल में? हाँ देखो, ये हमें फोर्स का इक्वेशन दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ 600 - 2 × 10⁵t, बगल में क्या आ जाएगा? dt, ठीक है। और टाइम हमें मालूम है t = 0 से
कब तक के लिए पूछा है, जब तक हमारे पास वो बैरल से निकला नहीं है। तो हमारे पास वो टाइम हम निकाल चुके हैं जब फोर्स 0 हो गया। तो हम t इज इक्वल टू 0 से कहाँ जाएंगे, t इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड तक जाएंगे। जैसे ही आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चाहो तो मैं सॉल्व कर दूँ। ये 600t आ रहा है क्या, हाँ, और ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 10⁵ t²/2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब t को 0 रखेंगे तो दोनों टर्म तो 0 बनेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 600 इंटू 10⁻³ इंटू 3 -10⁵ इंटू t², यानी 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। बच्चे आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ही सिंपल सवाल है, एवरेज इम्पल्स पूछा है। इस पार्टिकुलर सवाल से आपका कौन सा कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ, एवरेज इम्पल्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ। ये होता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ FDT T1 से T2 तक। साथ साथ मैं आपको इसी में एक चीज़ और बताऊं कि कई बार इम्पल्स बताने के लिए हम एक फॉर्मूला और यूज़ करते हैं, इसे हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा P। कई बार हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ करते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखें। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आई होप आप मुझे इसका आंसर निकाल के बताएंगे और वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल फिर से देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ही आ गया, बट ज़रूरी नहीं है, हो सकता है अगला सवाल किसी और टॉपिक का आ जाए, हो सकता है अगला सवाल थर्मोडायनेमिक्स का आ जाए, आई डोंट नो, ये रैंडमली ओरिएंटेड है। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी पे हमसे फोर्स लगाया है कितना। आप एक बार इसको अटेम्प्ट करें बच्चे, एक बार ट्राई करें, पॉज करें और एक बार ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो क्या है हमारे पास, ये 2009 में आया हुआ सवाल है आपके नीट के लिए। एक बॉडी पे हमने फोर्स लगाया है, कितना फोर्स लगाया बच्चे, फोर्स लगाया हमने 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। अच्छा, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पार्टिकल का मास पूछा है। तो देखो हम सिंपल ये सवाल F इज इक्वल टू ma का है। अब आप मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं क्या, सुनना ध्यान से। जब भी हमारे पास कोई वेक्टर है ना, ए वेक्टर, वो ऐसे दिया हो ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है √a² प्लस b² प्लस c²। देखना आप फोर्स का मुझे मैग्नीट्यूड आप खुद ही बता दो क्या आ जाएगा। सर इस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा √6 का स्क्वायर, अच्छा सर, प्लस 8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 10 का स्क्वायर। तो जो मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का वो कितना आ गया सर, ये आ गया 36 प्लस 64 प्लस 100, इट विल इवेंचुअली बिकम 200। 200 का रूट यानी √200 ना, √200 इज 10√2। ओके, तो अब हम क्या लगाएंगे, मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला, मॉड एफ इज इक्वल टू m इंटू ए। मैंने कहा सर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मॉड एफ कितना 10√2, एक्सेलरेशन कितना था 1, तो मास क्या आ गया 10√2। देखो बच्चे क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि नीट का पेपर थोड़ा सा टफ की तरफ जा रहा है, तो PYQs कवर करते वक्त केवल आसान वालों को कवर ना करें, टफ PYQs को भी कवर जरूर से करें। जैसे अगला सवाल देखना, ये 2020 में आया है आपके नीट के अंदर, सॉल्व करते हैं इसे। एक स्फेरिकल कंडक्टर आपको बोला है कि आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, ये भी बता दिया। इसके पास जो चार्ज है वो कितना है सर, चार्ज हमारे पास, अच्छा पहली बात ये सुनना, जैसे ही वर्ड आपको कंडक्टर दिखा ना, तो कंडक्टर से ये क्लिक होना चाहिए कि जो भी चार्ज है वो इसके सरफेस पे है। जब भी आप कंडक्टर की बात करते हो तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर होता है, ठीक है सर। चार्ज कितना है सर, चार्ज ये 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अच्छा, हमसे 15 सेंटीमीटर पे, अब देखो जब भी आप कंडक्टर की बात कर रहे हो ना, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा 0 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब स्फीयर के लिए जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखना अगर मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली स्फीयर कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, उसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा जब r से बड़ा है, और जब r से बड़ा है मतलब रेडियस से बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चे KQ/r²। क्या होता है,
के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर जहाँ पे सेंटर से दूरी है। इसको हम न्यूटन सेल थ्योरम भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग न्यूटन सेल थ्योरम के अकॉर्डिंग, ध्यान सुनना, न्यूटन सेल थ्योरम, न्यूटन सेल थ्योरम ये बोलता है कि अगर आप बाहर वाले पॉइंट की कहीं बात कर रहे हो किसी स्फीयर के लिए, सुनना, किसी स्फीयर के लिए अगर आप बाहर वाले पॉइंट की बात कर रहे हो तो आप सारा के सारे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो। ठीक है, अब आपने सेंटर में मान लिया, इससे कितना दूरी आर, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आर दूरी पर, सर वो के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बच्चे, अब इसमें मुझे ऐसा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। के की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁹। देखो आपको चार्ज भी दे रखा है बच्चे 3.2 × 10⁻⁷, और यहाँ पर आपका रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर है, तो 15 को मीटर में कर लेना, 15 × 15, और ऊपर सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁴ आ जाएगा बच्चे। ओके सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास 3 3 और ये 5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या आंसर आ रहा है। शायद ये 1.28 × 10⁵ आ रहा होगा, शायद मुझे ज़्यादा याद है। आप इसे एक बार सॉल्व जरूर कर लेना और मुझे आंसर जरूर बताना कि क्या सॉल्व करके आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर से इसका आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का आ गया। मुझे नहीं पता, अभी हमारे पास हमने अभी एक सवाल किया, पहला सवाल किसका था, लॉज ऑफ मोशन का किया था क्या पहला सवाल, पता नहीं कौन से टॉपिक का था वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था। फिर हमने लॉज ऑफ मोशन में किया, फिर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक आ रहा है, तो हमें नहीं पता कि कौन सा सवाल आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। हॉलो, हॉलो का मतलब क्या है बच्चे, हॉलो का मतलब है कि अंदर कुछ भी नहीं है, तो अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। मैंने आपको भी बताया ना कि जब भी आप हॉलो की बात कर रहे हो तो चार्ज कहाँ आ गया, सारा का सारा इस पे। अब कंडक्टर है क्या, नहीं सर कंडक्टर तो नहीं है, कंडक्टर नहीं है, तो चाहे आप हॉलो मेटल स्फीयर लो, अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। चाहे आप हॉलो मेटल स्फीयर बोला तो कंडक्टर है, मेटल जैसे ही बोला ना तो कंडक्टर हो गया ना। मेटल क्या होता है बच्चे, कंडक्टर ही तो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब बाहर जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और अंदर तो क्या है, कांस्टेंट यानी जीरो। तो देखो इंक्रीजेस डिक्रीजेस एस आर इंक्रीजेस, आर लेस देन आर एंड आर ग्रेटर देन आर के लिए हमारे पास बात करी गई है। हाँ ठीक है, इंक्रीजेस एस आर इंक्रीजेस, आर लेस देन आर, जीरो एस आर इंक्रीजेस, एस आर लेस देन आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ समझना, ये है हमारे पास आंसर, इसका ये हो जाएगा कि हमारे पास जो आंसर है अंदर तो क्या है, जीरो, जैसे हमारा कब तक जीरो है, जब हमारे पास आर लेस देन आर है। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, सॉरी डिक्रीज कर रहा है ना, तो डिक्रीजेस एज इंक्रीजेस आर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अंदर तो फील्ड जीरो और बाहर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो। अभी मैंने इसके ऊपर एक सवाल बताया था आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगला सवाल। ओके, अब ये सवाल कहाँ से आ गया, अब ये हम पहुँच गए मैग्नेटिज्म में। देख रहे हो, हम एक ही साथ कई सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मिक्स प्रैक्टिस करें ताकि आपका केवल एक चैप्टर स्ट्रांग ना हो, पूरा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। इससे आपको पता भी चलेगा इस मिक्स प्रैक्टिस से कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है और कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है। देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ स्पीड v। एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर। देखो बच्चे, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज कैरिंग लूप है ना, सॉरी चार्ज कैरिंग क्या है बच्चे, लूप, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं। कि अगर हमारे पास कोई चार्ज कैरिंग लूप है, ठीक है, और उसके अंदर किसी करंट आई फ्लो कर रहा है, तो जो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2r। अब यहाँ पे आई की जगह हमें बोल दिया है क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, अच्छा, और ये कितने स्पीड से चल रहा है, वी स्पीड से चल रहा है, और हमसे रेडियस पूछा है। हम आई को क्या लिख सकते हैं, आई को हम ऐसे लिखते हैं Q/T, ठीक है, Q/T, टी क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड, एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा सर, 2πr/v। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2πr, क्योंकि यहाँ स्मॉल से नोट किया था ना तो स्मॉल से लेकर चल रहा है, अपॉन v। तो i को क्या लिख दिया हमने, QV/2r।
टू पाई आर। तो यहाँ से आप मुझे बताओ कि b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट बाई टू आर, और i की जगह क्या लिखा हमने, क्यू बी बाई टू पाई आर। हमसे पूछा गया है कि रेडियस ऑफ द सर्किल इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखो आर स्क्वायर इधर भेज दो, तो आपको दिख रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू बाई फोर पाई, ध्यान देना, म्यू नॉट बाई फोर पाई, वी इधर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास नीचे बी। ये तो जो भी है हमारे पास ये कांस्टेंट है सारा का सारा टर्म, ठीक है, क्यू भी कांस्टेंट है। तो आर किसके प्रोपोर्शनल है, रूट के अंदर वी बाई बी। कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चे, सी ऑप्शन आ गया। ध्यान से देखो, कुछ भी मैंने टिपिकल बहुत आसानी से बताया है कि जब भी हमारे पास कोई आई करंट फ्लो कर रहा हो और सेंटर मैग्नेटिक फील्ड पूछा हो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई टू आर। बस हमने इस पार्टिकुलर फॉर्मूले का यूज़ किया और इसको हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से मैग्नेटिज्म का है। लेट्स ट्राई करें बच्चे, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन थोड़ा सा पॉज करें और सोचें क्या बोला है। सवाल बोल रहा है हमसे कि अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड B, परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। अच्छा देखो, ये बड़ा सिंपल सा लॉजिकल सवाल है, आपने सीखा भी होगा कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड B है, इसमें हमारे पास कोई चार्ज फॉलो कर रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये एक सर्कुलर मोशन अंदर की ओर करता है, आपको ये पता होगा, आई होप सो, ठीक है, आपने अंदर किया तो सर्कुलर मोशन करता है। और इस सर्कुलर मोशन करने के पीछे का रिस्पॉन्सिबल रीजन कौन सा है सर, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स क्या होता है सर, वो होता है हमारे पास क्यू वी क्रॉस बी। अब परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो जो लॉरेंज फोर्स है वो क्या हो गया क्यू वी बी। अच्छा, और क्यू वी बी की वजह से कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैंने तुम्हें बताया होगा, तुम्हें पता होगा ये चीज़ कि दुनिया में कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको हमेशा एक एक्सेलरेशन चाहिए सेंटर की तरफ। वो एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारे पास लॉरेंज फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जो लॉरेंज फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एम बी स्क्वायर बाई आर। सुनना, दुनिया में कहीं भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, उस सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो कोई भी प्रोवाइड करे, कोई ना कोई फोर्स होगा जो प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पर वो फोर्स कौन सा है, वो लॉरेंज फोर्स है। जैसे मान लो आपने एक रस्सी लिया और उस रस्सी से आपने एक स्टोन को बांधा और इसको रोटेट करो सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पर जो एम बी स्क्वायर बाई आर है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो टेंशन फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमारे पास ग्रेविटेशन में देखो कि एक हमारे पास सन है और यहाँ हमारे पास अर्थ है, और ये अर्थ सन के चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है सर, यहाँ इनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है, ये एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। मतलब कहीं भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कोई एक फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पर वो फोर्स कौन है, लॉरेंज फोर्स है सर, वही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये बात आपको पता होगी, आई होप सो, नहीं तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिस पर आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। अब यहाँ से हम देखो ध्यान से, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, एक वी से वी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा एम वी बाई क्यू बी। तो यहाँ पे हमने रेडियस निकाल लिया, वो आ गया एम वी बाई क्यू बी। हमसे सवाल ने पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। अच्छा, अगर हमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी होता है बच्चे 1/t। तो पहले तो हम टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड कितना आएगा सर, वो होगा 2 पाई आर बाई वी। अच्छा, 2 पाई बाई वी, आर अभी आप अपने निकाला है, कितना निकाला है, एम वी बाई क्यू बी। अगर आप एम वी बाई क्यू बी रख दो तो वी से भी क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट। देखो टाइम पीरियड क्या आ रहा है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। क्या इस एक्सप्रेशन में कहीं भी वेलोसिटी है, क्या कहीं भी स्पीड है क्या, नहीं सर। मतलब टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो काइनेटिक एनर्जी चाहे कुछ भी हो, ई हो चाहे कुछ भी हो, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी होने से, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया सर वी। अब अगर वी एक्सप्रेशन में है ही नहीं, वी अगर एक्सप्रेशन में है ही नहीं, इसका मतलब हमारे पास टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता स्पीड ऑफ द पार्टिकल पे। इसका मतलब अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को, सुनना ध्यान से, किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में थ्रो आउट किया है, क्यू चार्ज को, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता, अगर चाहे आपने इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रखी तो हमारे पास इसका टाइम पीरियड मान लो 10 सेकंड आया।
अगर आपने इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड रखी तब भी इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो 10 सेकेंड ही आएगा। स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो टाइम पीरियड है वह स्पीड से इंडिपेंडेंट है, स्पीड इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ में आ रही? सर ये समझ नहीं आया सर, ये आपने कैसे बनाया? और स्पीड ज़्यादा है तो सर ऐसा होना चाहिए ना कि वो पाथ ऐसा बना है। मैंने कहा देखो, अगर स्पीड ज़्यादा दिया तो क्या होगा सर, तो थोड़ा सा बड़ा सर्कल बन जाएगा, और छोटा दिया तो थोड़ा छोटा सर्कल बन जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड तो वही रहेगा, है ना? टाइम पीरियड वही रहेगा, क्योंकि देखो एक्सप्रेशन में क्या है, टाइम पीरियड एम वी 2πm/क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, यानी ये क्या आ जाएगा QB/2πm। अगर टाइम पीरियड ही डिपेंड नहीं कर रहा फ्रीक्वेंसी पर तो फिर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा स्पीड पे या एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी पे, तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? अभी हमने निकाला टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इज QB/2πm, इट इज़ QB/2πm। देखिए समझ में आया क्या? समझ में आया? अगला सवाल आप लोग थोड़ा ट्राई करें, इस सवाल को सोचें, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप ट्राई किया होगा आपने। ठीक है, देखते हैं। अब ये सवाल फिर से कहाँ से पहुँच गए हम? ये तो वर्क डन पे आ गया, मतलब हम पहुँच गए वर्क एनर्जी वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो ये मिक्स प्रैक्टिस का यही बेनिफिट है कि आपके एक साथ कई सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे होंगे। अब हमारे पास फोर्स 30 ग्राम दे रखा है मास, ठीक है, एक्स दे रखा है, ये कितना दे रखा है 3t - 4t² प्लस का t³। ठीक है, वर्क डन पूछा है। अब वर्क डन में आता है इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स। अब देखो आप फंस गए इस सवाल में, अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। फोर्स जो आएगा अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा क्या? हाँ सर, वो कितना आएगा 3 - 8t प्लस का 3t²। आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया, एक और डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन 0 - 8 प्लस का 60, यानी एक्सेलरेशन में क्या है? टाइम का फंक्शन। यहाँ जो इंटीग्रेशन हो रहा है वर्क डन में वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? dx, यानी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मतलब अगर आपने यहाँ फोर्स लिखा, फोर्स m × a लगाया, तो यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो किसका फंक्शन बनेगा? टाइम का फंक्शन बनेगा। और इंटीग्रेट किसके, मान लो यहाँ पर कुछ भी टाइम का फंक्शन है, ठीक है ना, f(t) फंक्शन ऑफ टाइम, और बगल में कौन है? dx। तो ये इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं सकता, इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो टाइम का फंक्शन है, और इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में थोड़ी हो सकता है। हो सकता है क्या? क्या आप अभी इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो 4t dx? हो ही नहीं सकता सर। तो ये सवाल तो सॉल्व हो नहीं पाएगा आपके नॉर्मल मेथड से, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो हमें x है तो यहाँ x चाहिए, लेकिन हमारे पास फोर्स तो टाइम का फंक्शन है। जब भी आप ऐसे सवालों में फंसें, आपको लगे वर्क डन निकालना है, सुनना ध्यान से, आपको लगे वर्क डन निकालना है और फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन पे आ रहा है, आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, एक ही मंत्र है इसका, एक ही मंत्र है, ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या सोचेंगे बच्चे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब भी फोर्स टाइम का फंक्शन है तो एक तो हम एक तरीका सीखेंगे जो आगे किसी कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, दो मेथड होते हैं, बट नॉर्मली जो मैक्सिमम सवाल आपके सामने आएंगे एक ही मंत्र है, एक ही ट्रिक है। आप सोचिए वर्क एनर्जी थ्योरम। आप बताओ, आपको क्या वेलोसिटी में चेंज बता सकते हो? हाँ सर, हमसे क्या पूछा है? वर्क डन पूछा है 4 सेकंड में, तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ m 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस जो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी आप t इज इक्वल टू 0 पे भी निकाल सकते हो और t इज इक्वल टू 4 पे भी निकाल सकते हो। देखो जरा, देखो जरा, कि अगर मैं पूछूं तुमसे कि वेलोसिटी कितना होगा, मैंने कहा सर यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी पूछोगे, अच्छा ये कलर अच्छा नहीं, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। वेलोसिटी पूछूं t इज इक्वल टू, रुको थोड़ा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी बताओ t इज इक्वल टू 0 पर, अरे क्या हो रहा है यार? हाँ, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर? t को 0 डाल दो यहाँ पे, तो 3 प्लस t0, 0 मतलब 0, मतलब वेलोसिटी कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना आएगा सर? 3 माइनस t की जगह क्या डाल रहे हैं? 4, 8 4 ज़ा 32 प्लस 8 4 ज़ा 32 प्लस, बताना ज़रा क्या आएगा? बोलो बोलो क्या आएगा सर? ये आ जाएगा हमारे पास 3 ×
4 का स्क्वायर 16 एंड 48, यानी हमारे पास जो V4 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का 30 प्लस 48, और ये शायद आपका नहीं सॉरी माइनस का 30 नहीं आएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, छोटी छोटी गलतियाँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ ही तो पेपर में ले डूबती हैं, है ना। ये माइनस का 29 प्लस 48, और ये आपका आ जाएगा 19 मीटर पर सेकेंड। तो आपका 0 पे वेलोसिटी मालूम है आपको, 4 पे वेलोसिटी मालूम है आपको, आप क्या लगाओगे, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास मालूम था 30, है ना, देखो जरा 30 मालूम है ना, 30 ग्राम, केजी में कर लो इसको, 30/1000, और 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आई थी सर, वो थी 19, अच्छा वो थी 19, तो ये 19 का स्क्वायर, और t इज इक्वल टू 0 पे कितना आया था सर, वो था 3, तो ये 3 का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी आपको दिखे कि जो हमारा फोर्स है वो टाइम का फंक्शन है और आपसे वर्क डन निकालने बोला गया है, तो आप सीधा सोचें वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या सोचे बच्चे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, अगले टाइम पे मिलेंगे तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है मिक्स्ड प्रैक्टिस PYQ करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।